अरे माँ जी, आप झाड़ू क्यों लगा रही है? हाँ बहू, ये बाहर पेड़ों की पत्तियां गिरी हुई थी तो सोचा इसे साफ कर दूं। ऐसे कैसे? घर में 5 बहुएं होते हुए भी आप काम क्यों कर रही है? लाइए झाड़ू मुझे दे दीजिए, मैं झाड़ू लगा दे दूंगी। अच्छा ठीक है, एक काम कर, तू एक तरफ से लगा ली, मैं दूसरी तरफ से लगा लेती हूँ। ठीक है माँ जी। घर की दूसरी तरफ उधर ठीक से झाड़ू लगा लेना, घर के बाहर साफ रहता है तो अच्छा लगता है। माँ जी आइए ना, थोड़ी देर घर के पीछे चलकर हवा ले लेते हैं। हाँ ठीक कहती है बहू, काम करके तो पूरा पसीना सा हो गया है, चलो थोड़ी देर हवा खा लेते हैं। आपको पता है माँ जी, ये राजू और कांता है ना, दोनों ही हमारे परिवार में सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। ये तो क्या बोल रही है बहू? हाँ माँ जी, मैं ठीक कहती हूँ, आपने ध्यान से देखा नहीं होगा, ये राजू हर बार पापा जी को बहुत ही कम पैसे देता है, जबकि इनकी बीवी और बच्चे दोनों हैं। मुझे तो इस कांता के लक्षण भी कुछ सही नहीं लगते। मैंने कई बार देखा है, खेतों में आने में ये प्याज और आलू में से थोड़े बहुत आलू खुद को चुरा के रख लेती है। मुझे तो लगता है कि ये हम सभी को पागल बनाकर हमारा ही खाना चाहती है। अगर मैंने इसे अपनी आंखों से देखा होता तो मैं मानती। अगर मैंने ये सब देख लिया तो इसकी खबर लूंगी। हाँ माँ जी, मैं भी यही चाहती हूँ। अरे ये क्या हो गया? जब मैंने रोटी बनाई थी तो रोटी से पूरा टिफिन भरा हुआ था, खाते समय तो टिफिन की नीचे की तरफ की लग रही हैं ये रोटियां। बस, अब यही दिन देखना रह गया था। अभी घर के सभी लोग खाने के लिए पड़े हैं और कोई इसमें से रोटी निकाल के ले गया। मुझे तो लगता है किसी ने रोटी चुरा ली है। देखो ना माँ जी, अब तो हद ही हो गई है। हमें सभी के कमरे की तलाशी लेनी चाहिए। अब तो पानी सर के ऊपर से जा चुका है। सुनीता तू जा, सबके कमरे में देख कर आ, और जा, तुम सब देख के आओ किसने रोटी चुराई है। कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है माँ जी, हम अभी देखते हैं। माँ जी रोटी मिल गई है, ये देखे, इस कांता के कमरे में मिली है ये रोटी। देखा माँ जी, मैंने आपको बोला था ना, ये कांता घर में से ही सामान चुराती है। ये तो क्या बोल रही है कमली? और ये रोटी मेरे कमरे में कैसे आई? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। बस बस, अब बहुत हुआ। तो वो पता नहीं क्या क्या चुराती होगी। ये तो इस कांता ने हद कर दी। हम सब इस बारे में कल बात करेंगे, आज सभी को खाना खा लेने दो। ठीक है जी, सुनीता तुम जाओ, सभी के लिए खाना परोस दो। ठीक है माँ जी। अगले दिन सुबह सभी के सामने, देख राजू, मैंने तेरी भी आदतें देखी हैं और कल जो हुआ वह सभी को पता है। ना तो तू घर में ढंग से पैसे देता है और तेरी बीवी भी सही से नहीं रह रही है। इसलिए मैंने आज फैसला लिया है कि तू अपना ठिकाना कहीं और देख ले। हम तुझे इस घर में और नहीं रख सकते। ये क्या कह रहे हैं पिताजी? यहाँ से जाने के बाद मैं कहाँ रहूंगा? मेरा तो कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं है। देख राजू, ये जमीन और घर दोनों पिताजी के नाम में है। वो जो चाहे वो कर सकते हैं। इस घर में किसी को रख भी सकते हैं, किसी को निकाल भी सकते हैं। इसलिए तुझे ज्यादा जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। हाँ भैया, आप ठीक कहते हो। ठीक है, अगर आप लोगों का यही फैसला है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। इस तरह से राजू और उसकी पत्नी कांता और मोहन तीनों अपना सामान लेकर उस घर को छोड़कर निकल जाते। लेकिन अब सवाल ये था कि राजू अपने परिवार के साथ कहाँ जाएगा और कहाँ रहेगा। आगे चलकर घर के दूसरे भाई और घर के बाहर निकल जाते। उनके साथ आखिर क्या हुआ, कैसे 5 बहुएं सड़क पर आ गई और कैसे उन्होंने 3 तरह के मिट्टी के बड़े से घर बनाए। आखिर पूरे परिवार ने जंगल में रहकर कैसे एक पत्थर के दम पर खुद की गरीबी हमेशा के लिए खत्म कर दी। सभी सवालों के जवाब जानने के लिए चलिए चलते हैं कहानी के फ्लैशबैक में। कमली कहाँ हो तुम? जल्दी दाल धोकर लेकर आओ, चूल्हा जल चुका है। हाँ आई भाभी। चावल चावल कौन धो रहा है? मैं धो रही हूँ, अभी लाती हूँ। ठीक है, जल्दी लेकर आओ, चूल्हे में आँच बाहर आ रही है। अरे जिठानी जी, आप जाइए, आटा गूंद लीजिए, हम दाल चावल चढ़ा देंगे, आप जाइए। ठीक है, अब फिर मैं आटा ही गूंद देती हूँ।
अरे पिताजी दिखाई नहीं दे रहे। क्या हुआ बेटा, कोई काम था क्या? नहीं माँ जी, बस काम के समय नहीं मिल पाता है तो सोचा चलूं। क्या बात है रमेश। लो, आ गए तुम्हारे पिताजी, अब कर लो बात, मैं भी चलूं थोड़ा काम कर लूं। पिताजी ये पैसे हैं, आप रख लो। ये कैसे पैसे हैं बेटा? ऐसे ही बस आप अपने खर्च के लिए रख लो, जब आपको कुछ खाने पीने की जरूरत हो तो इन पैसों का इस्तेमाल कर लेना, इससे खरीद लेना, ये पैसे आपके लिए हैं। ओह अच्छा, खुश रहो बेटा, सच में तू पैसों के लिए हमेशा हमेशा मेरा ख्याल रखता है। अरे कोई बात नहीं पिताजी, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है, घर जमीन, तो हमारा भी तो फर्ज पड़ता है ना कि हम आपके लिए कुछ करें। अच्छा चलिए आप आराम करिए, मैं काम के लिए निकलता हूँ। ठीक है बेटा। अरे पिताजी, वो आपकी बीपी की दवाई बची है या खत्म हो गई? अभी तो है बेटा, लेकिन कल रात तक खत्म हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं आज ही आपकी दवाई लेकर आता हूँ। ठीक है बेटा। माँ तू क्यों परेशान होती रहती? तेरी पांच पांच बहुएं हैं, फिर भी तू हर वक्त काम करती रहती। मैं हर वक्त देखता हूँ, कभी तू अंदर तो कभी तू बाहर, बस काम पर ही लगी रहती है। कभी तूने अपनी सेहत पर ध्यान दिया? अब इस बुढ़ापे में क्या सेहत देखूं बेटा, बस कैसे कट रही है, बस कट जाए। अच्छा सुन माँ, ये लो कुछ पैसे, इसमें से तू अपने और पिताजी के लिए कुछ फल फ्रूट खरीद लेना और सुबह शाम खा लिया कर, इससे तुम दोनों की सेहत अच्छी रहेगी। ठीक है बेटा, तू सच में हमारी सेहत का ख्याल रखता, भगवान तुझे लंबी उम्र दे। चलो ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, आराम से जाना। दादी मेरे साथ खेलने वाला कोई नहीं है, आप चलो ना मेरे साथ खेलने। हाँ, मुझे तो कोई काम धंधा है नहीं जो तेरे साथ खेलने बैठ जाऊं। चलो ना दादी। अरे चल भाग यहाँ से, मुझे दूसरे काम करने दे। इस तरह मोहन उदास होकर वहां से चला जाता है। अगले दिन राजू अपने पिताजी के पास जाता है। पिताजी, ये कुछ पैसे खर्चे के लिए दे रहा हूँ। ये तो क्या दे रहा है मुझे, बस इतने से पैसे? एक तो तू 2-3 महीने में खर्चा के पैसे देता है, उसमें भी तू इतने कम पैसे देता है, क्या करूं मैं इसका? तेरे बच्चे का खर्च है, उसको चलाना है इसमें, या फिर तेरा? पिताजी, मेरी ज्यादा तनख्वाह नहीं है, बीवी बच्चे की जरूरतें पूरी करने के बाद जो बचता है वो मैं आपको दे देता हूँ। देख ले राजू, इस तरह काम नहीं चलेगा, तुझे पैसे बढ़ाना होगा, तभी तभी तेरे हिस्से का राशन पानी आ पाएगा। अगले दिन। ओफो, कितनी गर्मी पड़ रही है यहाँ पे। बस अपनी बारी का दाल चावल बनाकर मैं फिर यहाँ नहीं रुकने वाली। चाची, चाची दूध दे दो, मुझे दूध पीना है। तेरी कमी रह गई थी, अब तू भी यहाँ पे आ गया, आते ही दूध दूध चिल्लाने लगा। कोई पिए ना पिए, तुझे दूध रोज चाहिए। अरे तेरा बाप कितने पैसे देता है जो तू दूध पीने आ गया? जितना तू रोज महीने का दूध पी जाता है उतने तो तेरा बाप पैसा भी नहीं देता। चाची मुझे भी दूध दे दो, नहीं तो मैं दादा को बोल दूंगा। हाँ दे रही हूँ, ज्यादा मुंह मत फाड़ अपना। हाँ दे दो। अरे ये क्या कर दिया, सत्यानाश हो तेरा, सारा का सारा दूध गिरा दिया। क्या हुआ कमली, तू मोहन के ऊपर क्यों चिल्ला रही है ऐसे? क्यों ना चिल्लाऊं? हाँ क्यों ना चिल्लाऊं? अरे क्यों ना चिल्लाऊं तेरे लड़के पर, सारा दूध गिराकर खराब कर दिया देख। मोहन, अरे आ चल तू मेरे साथ। कांता दीदी आप भी चलो, छोड़ो घर का माहौल खराब मत करो। इसी तरह समय बीतता है और कमली के साथ मिलकर सुनीता और रेखा ने भी कांता को बदनाम करना शुरू कर दिया। इस तरह से राजू कांता और मोहन के साथ जंगल की तरफ निकल जाता है। काफी समय तक चलने के बाद सभी लोग एक पेड़ के नीचे छांव पर जाकर बैठते हैं। माँ, अब मुझसे आगे नहीं चला जाएगा, मेरे पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा है।
सुनो जी, मोहन थक गया है, हमें थोड़ी देर यहीं रुक लेना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ कुछ देर रुक लेते हैं। पापा, मुझे प्यास लग रही है। यहाँ यहाँ पानी नहीं है, कहाँ मिलेगा? इस जंगल में पानी पानी मिलना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ। मोहन बेटा, यहीं पर आराम कर ले, पिताजी अभी पानी लेकर आते होंगे। ठीक है माँ। ये ले मोहन, मैं इस छोटी सी मटकी में पानी लेकर आया हूँ। इस जंगल में एक नदी है, वहीं से ही लेकर आया हूँ। वैसे मैंने सारा जंगल छान मारा, कहीं भी रुकने की कोई जगह नहीं मिली, इसलिए हमें यहीं पर रुककर आगे के बारे में सोचना होगा। अगर ऐसी बात है तो हम यहीं पर रुक जाते हैं। पिताजी, मुझे बहुत तेज भूख भी लग रही है। बेटा, हमारे पास राशन तो नहीं है, लेकिन मैंने जंगल में कुछ फल देखे हैं, तो हम उन्हीं को खाकर पेट भर सकते हैं। सुनो जी, आप वही फल ले आइए, भूख तो हम सभी को लगी है, हम सभी फल खा लेंगे। इस तरह राजू जंगल से कुछ सेब लेकर आया, सभी ने उन्हें खा लिया। अब वे फल और फ्रूट खाकर अपना पेट भरना शुरू करते हैं। उधर राजू के जाने के बाद घर में दिनेश के साथ भी घर में कुछ मिला जुला व्यवहार होने लगा। देख दिनेश, मुझे पता है तू खेती करता है, लेकिन इस खेती में तेरा हमारा कोई बसर नहीं होने वाला, कुछ नहीं चलने वाला। तुझे कहीं काम धंधा करना चाहिए। अब दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, इस खेती में कुछ नहीं होगा। अगर पैसे रहेंगे तो हम मजदूर भी खेती करवा सकते हैं। पिताजी, मैंने काम ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे कोई भी काम नहीं मिल पाया। मुझे अच्छे से पता है कि तू काम ढूंढता है, तू तो काम करना ही नहीं चाहता है। देख दिनेश, अगर तू ऐसे ही करता रहेगा तो तू भी राजू की तरह यहाँ से जा सकता है। ठीक है पिताजी, अगर आपको मेरी बातें ठीक नहीं लग रही तो मैं कल ही इस घर से निकल जाता हूँ, क्योंकि भैया की तरह मैं चोरी और ताने नहीं झेल सकता। ठीक है, फिर चला जा। अगले दिन दिनेश अपनी पत्नी पूजा के साथ जंगल निकल जाता है। वहीं पर उसकी मुलाकात राजू से होती है। फिर वे सभी एक साथ रहने लगते हैं। एक दिन दिनेश ने राजू से कहा, भैया जो सेब हम खाते हैं हम उन्हें दूर गांव में बाजार में बेच कर आए तो हमें इससे पैसा भी मिल सकता है। ये मीठे मीठे सेब लोग जरूर खाएंगे। कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बेचकर देखने में कोई हर्ज भी नहीं है। हम आज ही कुछ सेब टोकरी में लेकर जाते हैं। ठीक है भैया। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि हमारे सेब बिकेंगे, लेकिन सच में जितने भी बिके हैं उससे हमें कई सारे पैसे मिल गए हैं और इससे गुजारा हो जाएगा। भैया, हम इन पैसों से राशन भी खरीद सकते हैं। हाँ ठीक है, हम कुछ राशन ले लेते हैं, कम से कम आटा तो ले ही ले। ठीक है भैया। क्या हुआ जी? सब कुछ ठीक है ना? कुछ सेब बिके या नहीं? और आप ये क्या लेकर आए हो? कांता, सेब बिक गए हैं और आज हम लोग आटा भी लेकर आए हैं। आज तुम चूल्हा बना लो और इस आटे को गूंद कर अच्छी सी लिट्टियां बना देना। हम कुछ आलू भी लेकर आए। पूजा, तुम एक काम करो, तुम इन आलूओं को चूल्हे पर डाल दो, फिर आलू पकने के बाद हम मिट्टी धोकर उसे बनाकर खा लेंगे। ठीक है जी, हम पहले मिट्टी का चूल्हा बना देते हैं, फिर उसके बाद हम उसमें आलू भी पका लेंगे। इस तरह से सभी ने खाने पीने का जुगाड़ कर लिया था, लेकिन खुले में रहने के कारण जंगली चूहे खाना काट कर उठा ले जाते थे, फिर उसके बाद वो खाना छूटा हो जाता था। इसीलिए उन्होंने किसी तरह रहने का जुगाड़ सोचा। उधर महेश का काम छूटने के कारण अब घर में उसे भी तानेबाजी होने लगी। महेश, तेरा काम छूट गया है, ऐसे कब तक तू बैठा रहेगा? पिताजी, अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं मेरा काम छूटे हुए। हाँ तो क्या हुआ, आज की महंगाई में किसी और के भरोसे बैठकर खाना, ऐसे गुजारा नहीं चलेगा। पिताजी, ये क्या बोल रहे हो? मैंने आपके लिए बहुत पैसे खर्च किए हैं, अगर मैं कुछ दिन बैठ गया तो आप मुझे ऐसे बोल रहे हो? हाँ, क्योंकि आज के ज़माने में बिना पैसे के कुछ भी नहीं है।
इसका मतलब आपने सिर्फ पैसे के लिए ही सब कुछ किया है। ठीक है, जैसे हमारे दो भाई ये घर छोड़कर चले गए हैं, मैं भी यहाँ से चला जाऊंगा। इस तरह ही महेश भी अपनी पत्नी रेखा के साथ जंगल की तरफ निकल जाता है। वह भटकते हुए जंगल में दूसरे हिस्से तक पहुंचता है। वहां पर रहकर महेश लकड़ियां का घर बनाता है और लकड़ियों के बेचकर गुजारा करने लगता है। इधर कांता ने मिट्टी का घर बनाने का फैसला किया था। हमें एक कच्चे मिट्टी का घर बना लेना चाहिए। कम से कम हमें धूल और गंदगी से छुटकारा तो मिलेगा। यहाँ तो धूल और मिट्टी हमारे खाने को एकदम गंदा कर देती है और सब उस खाने में चला जाता है। हाँ हाँ कांता, तुम ठीक कहती हो। हम सभी मिलकर एक मिट्टी का घर बनाते हैं। कुछ दिन बाद मिट्टी के घर में देखा पूजा, मिट्टी का घर बनाने के बाद हमें धूल और धूप दोनों से ही राहत मिल गई है। हाँ दीदी, आप सही कहती हो। अब सब कुछ अच्छा लगने लगा है। अच्छा दीदी, मैं कह रही थी अगर हम सेब की जगह उसे काट कर उस पर काला नमक और नींबू मिलाकर बेचे तो सेब ज्यादा पैसे के भी मिल सकते हैं और अच्छे भी रहेंगे। आइडिया तो अच्छा है। हम साबुत सेब और मसाले वाले सेब दोनों बेचकर देखते हैं। जिसकी ज्यादा मांग होगी हम उसे बेच लेंगे। हाँ, ये और भी ज्यादा अच्छा होगा। इस तरह से दिनेश और राजू का मसाले वाला सेब ज्यादा बिकने लगा। उधर जयपाल के घर में सुरेश और महेश के बीच बहस हो जाती है। इसी के चलते जयपाल ने सुरेश को भी घर से बाहर निकाल दिया। अब सुरेश जंगल में जाते हुए महेश के पास जा पहुंचता है। अभी उनकी चिंता का समाधान भी नहीं हुआ था कि कुछ ही समय में एक और समस्या आकर खड़ी हो गई। भैया, आज आज तो मैंने गांव में सभी पेड़ देख लिए, कहीं कहीं भी एक भी सेब नजर नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं जंगल के सभी सेब खत्म हो गए? हाँ, ऐसा ऐसा हो सकता है दिनेश, मुझे भी यही लगता है। हमें दूसरी तरफ चलकर देखना चाहिए। ठीक है भैया। वो देख दिनेश, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो नदी के उस पार भी एक जंगल है। हमें उस जंगल में जाकर फल जरूर मिल जाएंगे। हाँ भैया, हम एक काम करते हैं, लकड़ी की नाव बनाकर उसमें खुद ही उस पार पहुंच जाते हैं, फिर वहां से हम फल ले जाते हैं। ठीक है दिनेश, हम चल लकड़ियां इकट्ठा करते हैं। आपस में कई सारी लकड़ियां लगेंगी और इसे जोड़कर हम एक अच्छी सी नाव बना लेंगे। कुछ समय बाद वे अपने घर जाकर लकड़ियों की तैरने वाली नाव बना लेते हैं और नदी से होकर उस पार चले जाते हैं। वहां पर उन्हें चेरी और फल मिलते हैं। वे उन फलों को अपने पास रख लेते हैं। वहां उन्हें 3 तरह के मिट्टी के घर मिलते हैं और एक नाव जो बहते हुए उनके पास आ रही थी। फिर वे मिट्टी और फलों को लेकर वहां से चले जाते हैं। अरे ये आप सभी कैसे फल ले आए हैं? और ये 3 रंग की मिट्टी, ये कैसी है? ये चेरी और फल हैं कांता, अब से हम इन्हें ही बेचेंगे। और रही बात इन मिट्टी की, तो ये 3 प्रकार की मिट्टियां हैं। एक लाल मिट्टी, दूसरी चिकनी मिट्टी और तीसरी रेतीली मिट्टी। इस मिट्टी से क्या होगा? दीदी, हम इस मिट्टी को अलग अलग मिट्टी के बर्तन बना सकते हैं। क्या इस मिट्टी से बर्तन बनते होंगे? हाँ दीदी, जब सामान्य मिट्टी से बर्तन बन सकते तो इसके भी क्यों नहीं बन सकते? इस तरह पूजा और कांता ने मिलकर तीनों मिट्टी के अलग अलग बर्तन बनाए। एक दिन जंगल में चारों भाइयों की मुलाकात एक जगह हो जाती है। फिर सभी ने बातें की और सभी के गिले शिकवे भुलाकर एक साथ रहने का फैसला लिया। अब सभी राजू की जगह पर रहने लगे। लगता है इस मिट्टी के बर्तन कमजोर है। सामान्य और इस तरह की मिट्टी में कुछ भी अंतर नहीं है। दीदी एक बात बताओ, जैसे हम सभी मिले हैं, अब हमारा रिश्ता मजबूत हो गया है, वैसे ही अगर हम इन सभी मिट्टी को मिलाकर बर्तन बनाए तो हो सकता है ये बर्तन भी मजबूत हो जाए। अब सभी ने मिलकर तीनों मिट्टी का बर्तन बनाया तो सच में बर्तन पहले से ज्यादा मजबूत बने। उधर जयपाल का बचा हुआ परिवार भी रोड में आ गया, क्योंकि रमेश की जियोबाजी के चलते हुए घर में अब कुछ नहीं बचा और वो सब कुछ हार गया। इस तरह वो जंगल में जाते हुए चारों भाइयों के पास मिलते हैं। सभी ने उन्हें माफ कर दिया और सभी साथ में रहने लगे। मुझे एक जुगाड़ सूझा है, हम तीनों मिट्टी को मिलाकर घर भी बना सकते हैं।
लेकिन दीदी, हमें घर बनाने के लिए पहले मिट्टी की दीवार बनानी होगी और हमें देखना होगा कि घर के लिए कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं। हाँ, ये बात भी जरूरी है। तो फिर ठीक है, हम आज ही इन तीनों मिट्टियों को मिलाकर एक दीवार बनाते हैं। कुछ दिन बाद दीवार तो बन गई। हमने इस पर पानी भी डालकर देख लिया है। मुझे लगता है घर बनाते समय हमें मिट्टी को साथ घास फूस भी मिला देना चाहिए। इससे दीवार के अंदरूनी हिस्से पर पानी नहीं पहुंचेगा। इस बात से हमें बारिश का मौसम और बाकी तूफान आंधी से भी आराम मिल सकता है। घर की दीवार मजबूत हो, इसके लिए हमें मोटी दीवार बनानी चाहिए। इसके अलावा हम दीवार तैयार होने पर ऊपर से चिकनी मिट्टी का लेप भी लगा सकते हैं। इससे घर ठंडा भी रहेगा। हम घर की छत और भी मजबूत पत्तों से बना सकते हैं, जो सूखने के बाद भी लंबे समय तक टिकाऊ रहते हैं। हमें एक और बात का भी ध्यान देना चाहिए। घर की खिड़की किस जगह बना सकते हैं, जैसे घर में आसानी से हवा आ जा सके। इस तरह से सभी बहुओं ने मिलकर एक शानदार और मजबूत मिट्टी का घर बना लिया। पूरा परिवार उसी घर में रहने लगा। अब पांचों भाई मिलकर परिवार का गुजारा चलाते थे। जयपाल के विचार भी अब पूरी तरह से बदल चुके थे, क्योंकि जिन बेटों को उसने घर से निकाला था आज वही उसका सहारा। अरे माँ जी, आप झाड़ू क्यों लगा रही है? हाँ बहू, ये बाहर पेड़ों की पत्तियां गिरी हुई थी तो सोचा इसे साफ कर दूं। ऐसे कैसे? घर में 5 बहुएं होते हुए भी आप काम क्यों कर रही है? लाइए झाड़ू, मुझे दे दीजिए, मैं झाड़ू लगा दे दूंगी। अच्छा ठीक है, एक काम कर, तू एक तरफ से लगा ली, मैं दूसरी तरफ से लगा लेती हूँ। ठीक है माँ जी। घर की दूसरी तरफ उधर ठीक से झाड़ू लगा लेना। घर के बाहर साफ रहता है तो अच्छा लगता है। माँ जी आइए ना, थोड़ी देर घर के पीछे चलकर हवा ले लेते हैं। हाँ ठीक कहती है बहू, काम करके तो पूरा पसीना सा हो गया है। चलो थोड़ी देर हवा खा लेते हैं। आपको पता है माँ जी, ये राजू और कांता है ना, दोनों ही हमारे परिवार में सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। ये तो क्या बोल रही है बहू? हाँ माँ जी, मैं ठीक कहती हूँ। आपने ध्यान से देखा नहीं होगा, ये राजू हर बार पापा जी को बहुत ही कम पैसे देता है, जबकि इनकी बीवी और बच्चे दोनों हैं। मुझे तो इस कांता के लक्षण भी कुछ सही नहीं लगते। मैंने कई बार देखा है, खेतों में आने में ये प्याज और आलू में से थोड़े बहुत आलू खुद को चुरा के रख लेती है। मुझे तो लगता है कि ये हम सभी को पागल बनाकर हमारा ही खाना चाहती है। अगर मैंने इसे अपनी आंखों से देखा होता तो मैं मानती। अगर मैंने ये सब देख लिया तो इसकी खबर लूंगी। हाँ माँ जी, मैं भी यही चाहती हूँ। अरे ये क्या हो गया? जब मैंने रोटी बनाई थी तो रोटी से पूरा टिफिन भरा हुआ था। खाते समय तो टिफिन की नीचे की तरफ की लग रही हैं ये रोटियां। बस अब यही दिन देखना रह गया था। अभी घर के सभी लोग खाने के लिए पड़े हैं और कोई इसमें से रोटी निकाल के ले गया। मुझे तो लगता है किसी ने रोटी चुरा ली है। देखो ना माँ जी, अब तो हद ही हो गई है। हमें सभी के कमरे की तलाशी लेनी चाहिए। अब तो पानी सर के ऊपर से जा चुका है। सुनीता तू जा, सबके कमरे में देख कर आ, और तू जा, तुम सब देख के आओ किसने रोटी चुराई है। कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है माँ जी, हम अभी देखते हैं। माँ जी रोटी मिल गई है, ये देखे, इस कांता के कमरे में मिली है ये रोटी। देखा माँ जी, मैंने आपको बोला था ना, ये कांता घर में से ही सामान चुराती है। ये तो क्या बोल रही है कमली? और ये रोटी मेरे कमरे में कैसे आई? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। बस बस, अब बहुत हुआ। तो वो पता नहीं क्या क्या चुराती होगी। ये तो इस कांता ने हद कर दी। हम सब इस बारे में कल बात करेंगे। आज सभी को खाना खा लेने दो। ठीक है जी। सुनीता तुम जाओ, सभी के लिए खाना परोस दो। ठीक है माँ जी। अगले दिन सुबह सभी के सामने, देख राजू, मैंने तेरी भी आदतें देखी हैं और कल जो हुआ वह सभी को पता है। ना तो तू घर में ढंग से पैसे देता है और तेरी बीवी भी सही से नहीं रह रही है। इसलिए मैंने आज फैसला लिया है कि तू अपना ठिकाना कहीं और देख ले। हम तुझे इस घर में और नहीं रख सकते।
ये क्या कह रहे हैं पिताजी? यहाँ से जाने के बाद मैं कहाँ रहूंगा? मेरा तो कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं है। देख राजू, ये जमीन और घर दोनों पिताजी के नाम में है। वो जो चाहे वो कर सकते हैं। इस घर में किसी को रख भी सकते हैं, किसी को निकाल भी सकते हैं। इसलिए तुझे ज्यादा जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। हाँ भैया, आप ठीक कहते हो। ठीक है, अगर आप लोगों का यही फैसला है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। इस तरह से राजू और उसकी पत्नी कांता और मोहन तीनों अपना सामान लेकर उस घर को छोड़कर निकल जाते। लेकिन अब सवाल ये था कि राजू अपने परिवार के साथ कहाँ जाएगा और कहाँ रहेगा। आगे चलकर घर के दूसरे भाई और घर के बाहर निकल जाते। उनके साथ आखिर क्या हुआ, कैसे 5 बहुएं सड़क पर आ गई और कैसे उन्होंने 3 तरह के मिट्टी के बड़े से घर बनाए। आखिर पूरे परिवार ने जंगल में रहकर कैसे एक पत्थर के दम पर खुद की गरीबी हमेशा के लिए खत्म कर दी। सभी सवालों के जवाब जानने के लिए चलिए चलते हैं कहानी के फ्लैशबैक में। कमली, कहाँ हो तुम? जल्दी दाल धोकर लेकर आओ, चूल्हा जल चुका है। हाँ आई भाभी। चावल चावल कौन धो रहा है? मैं धो रही हूँ, अभी लाती हूँ। ठीक है, जल्दी लेकर आओ, चूल्हे में आंच बाहर आ रही है। अरे जेठानी जी, आप जाइए, आटा गूंद लीजिए, हम दाल चावल चढ़ा देंगे, आप जाइए। ठीक है, अब फिर मैं आटा ही गूंद देती हूँ। अरे पिताजी दिखाई नहीं दे रहे। क्या हुआ बेटा, कोई काम था क्या? नहीं माँ जी, बस काम के समय नहीं मिल पाता है तो सोचा चलूं। क्या बात है रमेश? लो, आ गए तुम्हारे पिताजी, अब कर लो बात, मैं भी चलूं, थोड़ा काम कर लूं। पिताजी, ये पैसे हैं, आप रख लो। ये कैसे पैसे हैं बेटा? ऐसे ही बस आप अपने खर्च के लिए रख लो। जब आपको कुछ खाने पीने की जरूरत हो तो इन पैसों का इस्तेमाल कर लेना, इससे खरीद लेना। ये पैसे आपके लिए हैं। ओह अच्छा, खुश रहो बेटा। सच में तू पैसों के लिए हमेशा हमेशा मेरा ख्याल रखता है। अरे कोई बात नहीं पिताजी, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है, घर जमीन, तो हमारा भी तो फर्ज पड़ता है ना कि हम आपके लिए कुछ करें। अच्छा चलिए, आप आराम करिए, मैं काम के लिए निकलता हूँ। ठीक है बेटा। अरे पिताजी, वो आपकी बीपी की दवाई बची है या खत्म हो गई? अभी तो है बेटा, लेकिन कल रात तक खत्म हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं आज ही आपकी दवाई लेकर आता हूँ। ठीक है बेटा। माँ, तू क्यों परेशान होती रहती? तेरी 5 बहू हैं, फिर भी तू हर वक्त काम करती रहती। मैं हर वक्त देखता हूँ, कभी तू अंदर तो कभी तू बाहर, बस काम पर ही लगी रहती है। कभी तूने अपनी सेहत पर ध्यान दिया? अब इस बुढ़ापे में क्या सेहत देखूं बेटा, बस कैसे कट रही है, बस कट जाए। अच्छा सुन माँ, ये लो कुछ पैसे, इसमें से तू अपने और पिताजी के लिए कुछ फल फ्रूट खरीद लेना और सुबह शाम खा लिया कर। इससे तुम दोनों की सेहत अच्छी रहेगी। ठीक है बेटा, तू सच में हमारी सेहत का ख्याल रखता, भगवान तुझे लंबी उम्र दे। चलो ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, आराम से जाना। दादी, मेरे साथ खेलने वाला कोई नहीं है, आप चलो ना मेरे साथ खेलने। हाँ, मुझे तो कोई काम धंधा है नहीं जो तेरे साथ खेलने बैठ जाऊं। चलो ना दादी। अरे चल भाग यहाँ से, मुझे दूसरे काम करने दे। इस तरह मोहन उदास होकर वहां से चला जाता है। अगले दिन राजू अपने पिताजी के पास जाता है। पिताजी, ये कुछ पैसे खर्चे के लिए दे रहा हूँ। ये तो क्या दे रहा है मुझे, बस इतने से पैसे? एक तो तू 2-3 महीने में खर्चा के पैसे देता है, उसमें भी तू इतने कम पैसे देता है। क्या करूं मैं इसका? तेरे बच्चे का खर्च है, उसको चलाना है इसमें, या फिर तेरा? पिताजी, मेरी ज्यादा तनख्वाह नहीं है। बीवी बच्चे की जरूरतें पूरी करने के बाद जो बचता है वो मैं आपको दे देता हूँ। देख ले राजू, इस तरह काम नहीं चलेगा। तुझे पैसे बढ़ाना होगा, तभी तभी तेरे हिस्से का राशन पानी आ पाएगा। अगले दिन। ओफो, कितनी गर्मी पड़ रही है यहाँ पे। बस अपनी बारी का दाल चावल बनाकर मैं फिर यहाँ नहीं रुकने वाली।
चाची, चाची दूध दे दो, मुझे दूध पीना है। तेरी कमी रह गई थी, अब तू भी यहाँ पे आ गया। आते ही दूध दूध चिल्लाने लगा। कोई पिए ना पिए, तुझे दूध रोज चाहिए। अरे तेरा बाप कितने पैसे देता है जो तू दूध पीने आ गया? जितना तू रोज महीने का दूध पी जाता है उतने तो तेरा बाप पैसा भी नहीं देता। चाची मुझे भी दूध दे दो, नहीं तो मैं दादा को बोल दूंगा। हाँ दे रही हूँ, ज्यादा मुंह मत फाड़ अपना। हाँ दे दो। अरे ये क्या कर दिया, सत्यानाश हो तेरा, सारा का सारा दूध गिरा दिया। क्या हुआ कमली, तू मोहन के ऊपर क्यों चिल्ला रही है ऐसे? क्यों ना चिल्लाऊं? हाँ क्यों ना चिल्लाऊं? अरे क्यों ना चिल्लाऊं तेरे लड़के पर, सारा दूध गिराकर खराब कर दिया देख। मोहन, अरे आ चल तू मेरे साथ। कांता दीदी आप भी चलो, छोड़ो घर का माहौल खराब मत करो। इसी तरह समय बीतता है और कमली के साथ मिलकर सुनीता और रेखा ने भी कांता को बदनाम करना शुरू कर दिया। इस तरह से राजू कांता और मोहन के साथ जंगल की तरफ निकल जाता है। काफी समय तक चलने के बाद सभी लोग एक पेड़ के नीचे छांव पर जाकर बैठते हैं। माँ अब मुझसे आगे नहीं चला जाएगा, मेरे पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा है। सुनो जी, मोहन थक गया है, हमें थोड़ी देर यहीं रुक लेना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ कुछ देर रुक लेते हैं। पापा मुझे प्यास लग रही है, यहाँ यहाँ पानी नहीं है, कहाँ मिलेगा? इस जंगल में पानी पानी मिलना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ। मोहन बेटा यहीं पर आराम कर ले, पिताजी अभी पानी लेकर आते होंगे। ठीक है माँ। ये ले मोहन, मैं इस छोटी सी मटकी में पानी लेकर आया हूँ। इस जंगल में एक नदी है, वहीं से ही लेकर आया हूँ। वैसे मैंने सारा जंगल छान मारा, कहीं भी रुकने की कोई जगह नहीं मिली, इसलिए हमें यहीं पर रुककर आगे के बारे में सोचना होगा। अगर ऐसी बात है तो हम यहीं पर रुक जाते हैं। पिताजी मुझे बहुत तेज भूख भी लग रही है। बेटा, हमारे पास राशन तो नहीं है, लेकिन मैंने जंगल में कुछ फल देखे हैं, तो हम उन्हीं को खाकर पेट भर सकते हैं। सुनो जी, आप वही फल ले आइए, भूख तो हम सभी को लगी है, हम सभी फल खा लेंगे। इस तरह राजू जंगल से कुछ सेब लेकर आया, सभी ने उन्हें खा लिया। अब वे फल और फ्रूट खाकर अपना पेट भरना शुरू करते हैं। उधर राजू के जाने के बाद घर में दिनेश के साथ भी घर में कुछ मिला जुला व्यवहार होने लगा। देख दिनेश, मुझे पता है तू खेती करता है, लेकिन इस खेती में तेरा हमारा कोई बसर नहीं होने वाला, कुछ नहीं चलने वाला। तुझे कहीं काम धंधा करना चाहिए। अब दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, इस खेती में कुछ नहीं होगा। अगर पैसे रहेंगे तो हम मजदूर भी खेती करवा सकते हैं। पिताजी, मैंने काम ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे कोई भी काम नहीं मिल पाया। मुझे अच्छे से पता है कि तू काम ढूंढता है, तू तो काम करना ही नहीं चाहता है। देख दिनेश, अगर तू ऐसे ही करता रहेगा तो तू भी राजू की तरह यहाँ से जा सकता है। ठीक है पिताजी, अगर आपको मेरी बातें ठीक नहीं लग रही तो मैं कल ही इस घर से निकल जाता हूँ, क्योंकि भैया की तरह मैं चोरी और ताने नहीं झेल सकता। ठीक है, फिर चला जा। अगले दिन दिनेश अपनी पत्नी पूजा के साथ जंगल निकल जाता है। वहीं पर उसकी मुलाकात राजू से होती है। फिर वे सभी एक साथ रहने लगते हैं।